Everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट है क्लास 6 to 8 तक की NCERT सीटेट पेपर 2 का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, जिसमें 6 क्लास 8 क्लास की हिस्ट्री पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये 7th क्लास की हिस्ट्री का 6th चैप्टर है। इसके बाद रिमेनिंग 4 चैप्टर और बचेंगे एंड इसके साथ साथ ही हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी भी चल रही है, जिसमें हमने 6 चैप्टर तक डिस्कस कर लिए। 2 चैप्टर बचे हैं जो आज ही आपको मिल जाएंगे एंड टारगेट ये भी है अपना कि 10 से 12 जनवरी तक अपना ये सीटेट पेपर 2 एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ मैराथन्स जैसे कि पैसेज की डिमांड आ रही है, इंग्लिश पैसेज की बहुत ज़्यादा, ठीक है। सीडीपी की एक मैराथन, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक विवर ने बोला है, ठीक है। देखती हूँ कितना हो पाएगा। और एसएसटी के कुछ पीवाईक्यूज़ हम लगा लेंगे, है ना। इस टाइप का कुछ जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से करेंगे। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी जो पढ़ी है पूरा, उसे एक में मग ऑन करके पढ़ लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये चैप्टर है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। देखिए, ये इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहीं जाते हैं, मान लिए मैं घूमने गई या आप घूमने गए वृंदावन। तो अब वृंदावन आप क्या सोच के जाएंगे कि भाई मंदिर है, ठीक है। या फिर आप कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे द्वारका जा रहे हैं, तो आपको पता है जब वहाँ द्वारकाधीश है, वहाँ पे मंदिर है, ठीक है। इस टाइप से आप कहीं का प्लान बनाते हो घूमने का, तो आप सोच के यही बनाते हो ना कि यहाँ पे हमें मंदिर मिलेंगे, या यहाँ पे ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या ये घूमने की पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आए जो यात्री थे, उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखते होंगे। ऐसी आकांक्षा रखते होंगे जैसे मान लीजिए वो नगर पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर क्या क्या वो मंदिर नगर था तो मंदिर की तरह आकांक्षाएं वो रखेंगे, है ना। अगर प्रशासनिक केंद्र है तो उस तरह से सोचेंगे, वाणिज्यिक केंद्र है तो उस तरह से सोचेंगे, पतन नगर है या फिर कुछ भी है तो उस तरह से सोचेंगे। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ, मंदिर वाले एरिया में जा रहे हैं या घूमने के एरिया में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यापारी भी सोचते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, और कुछ नगर तो ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक नगर भी हैं और उसके साथ साथ मंदिर भी हैं, साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र हैं। मतलब कुछ ऐसे शहर भी हैं जिनमें ये सारी ही चीज़ें हैं, मंदिर भी है, प्रशासनिक नगर भी है, वाणिज्यिक कार्यकलाप भी है और शिल्प उत्पादन भी। देखिए, अब ये मैप है, इसमें 3 इम्पॉर्टेंट आप देख लिए, ये सूरत है, ये हम्पी है, ये मसूलीपट्टनम है, ठीक है। और वृंदावन यहाँ पे है, ठीक। ये एक जस्ट आप देख सकते हैं मदुरै, और ठीक है, इतना आप देख लीजिए। अगर आगे आपका इसका डिस्कशन होगा तो आप एक आइडिया लगा पाओगे। ओके, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्प का उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र, ये प्रमुख केंद्र हैं व्यापार और शिल्प का उत्पादन के, मतलब शिल्प उत्पादन के। ओके, अब देखिए प्रशासनिक केंद्र की बात करें, अगर हम प्रशासनिक केंद्र की, तो देखिए चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर, जो कि 1000 वर्ष पहले थी। की यात्रा पर चले, मतलब बच्चों से ये एक मतलब ये बुक ऐसी बनाई गई है ना एनसीईआरटी की, बच्चों से बात करती है, तो इसी में बोला है कि चलिए बच्चों हम घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर चलते हैं, और जो कि 1000 वर्ष पहले थी उसकी यात्रा पे चलते हैं। उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्ष में 12 महीने बहती है हमारी कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। किस सुंदर नगर के पास, ये चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, ठीक है, इसके पास, ठीक। अब अगर हम बात करें, राजराज चोल ने क्या बनवाया है, राजराजेश्वर मंदिर बनवाया है, ठीक है। उसकी घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं, और लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चर की वास्तु कला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, तंजावुर की बात हो रही है, ठीक है। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर की बात हो रही है।
और हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है, हमें इसलिए पता है कि इसके वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चर हैं, क्योंकि उसने गर्व से अपना नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण करवा दिया है। तो मंदिर की दीवारों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इनके वास्तुकार राजराज पेरुथच्चर हैं। ठीक है, ये चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर के बारे में बताया है कि वहाँ पे हमें 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी बहती है। ठीक है, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, उसके पास से बहती है। और वो राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित करवाया गया है। राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां भी वहाँ पे सुनाई पड़ती। कहाँ पे? चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर की बात की गई है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि एक इन्फॉर्मेशन आई गेस कट गई है, ये वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चर की वास्तुकला की प्रशंसा करते, ये हमने डिस्कस कर ली। मंदिर की दीवार पर ये डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटे सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर जो उरेयूर है के सालिए बुनकर क्या करते हैं, मंदिर के उत्सव के लिए, जो वहाँ के बुनकर हैं वो क्या करते हैं, मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, मंदिरों में लगते नहीं है झंडे और कपड़े भगवान जी के, ठीक है, और वहाँ के लोगों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और तैयार करते थे वहाँ के सालिए बुनकर। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर पर, कहाँ से दूर, कुछ दूर पर तंजावुर से कुछ दूर पर क्या है, स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमने जो डिस्कस कर ली। मंदिर नगर और तीर्थ नगर की अगर हम बात करें तो देखिए, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। ठीक है ना, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। देखिए, कांसा आप सभी को पता है कि मिश्र धातु होती है जो कि तांबे और टिन से मिलकर बनती है। ठीक, घंटा धातु क्या है, घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। घंटा धातु में क्या होता है, रांगे का जो रेशियो होता है वो किसी और दूसरे किस्म के कांसे के रेशियो से ज़्यादा होता है। मान लीजिए रागे का अनुपात 2 है तो दूसरा किस्म का जो कांसा होगा उसका रेशियो 1 होगा, यही लिखा है। या घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, घंटा धातु घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है ना, चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती। चोल काल में जो कांस्य मूर्तियां हैं वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। अब लुप्त मोम क्या होता है, इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा, सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह फिर लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह पूरी तरह सूख जाएगी तो उसे क्या करते हैं, गर्म कर दिया जाता है और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में जो खाली उसका स्ट्रक्चर बच जाता है, उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु को भर दिया जाता है। और जब वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर ठोस हो जाएगी, तो चिकनी मिट्टी के आवरण का सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है। तो उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि लोप मोम तकनीक का कैसे प्रयोग करते हैं। ओके ना, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिन, भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, गुजरात में क्या है, सोमनाथ है, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम और तथा मदुरै, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ठीक है, ये आप ऐसे ही एज इट इज़ याद करिए। ठीक है, फेमस है मंदिर प्रदेश, तो आप ये ऐसे ही इनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए थे। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तिरुवनमलाई तमिलनाडु में, ऐसे 2 नगर के उदाहरण हैं। अब अजमेर नगर जो कि 12वीं सदी में क्या था, चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर क्या हुआ कि मुगल
मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। कौन? अजमेर, जो कि 12वीं सदी तक तो चौहान राजाओं की राजधानी बना, फिर आगे चलकर वो मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया था। कौन? अजमेर। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। ठीक है, और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो भी श्रद्धालु होते थे वो पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। ठीक है, छोटे नगरों का संजाल अगर हम पढ़ें तो आमतौर पर एक मंडपिका क्या है, बाद में मंडी कही जाने लगी। मंडी हम सभी को पता है कि गांव जहां आसपास के गांव वाले अपने उपज जो भी उपज होती है उनकी, वो बेचने के लिए जिस स्थान पे आते हैं उसे बोलते नहीं, गांव में बोलते अच्छा आज मंडी लगी है, आज बाजार लगी है, तो मतलब आज सारे विक्रेता वहां पे अपना सामान बेचेंगे। ऐसी गलियां थी जहां दुकानदार और बाजार, जिन्हें हाट बोला जाता है, हट पहले था फिर हाट हो गया। ओके, के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा क्या क्या था, भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पियों जैसे कि सॉरी कुम्हार हैं, तौलिया हैं, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, और सुनार, लोहार, पत्थर, ये सब क्या करे, अलग अलग बाजार होते थे इनके। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, और कुछ व्यापारी नगर में घूम घूम कर भी क्रय विक्रय का सेल परचेज का काम करते थे। और आसपास दूर दराज व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों से उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने भी आया करते थे। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन व्यापारियों की बात की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है बड़े और छोटे व्यापारी। तो देखिए, आम तौर पर काफिले बनाकर काफिले पता है जो समूह होता है, जैसे मान ली कुछ व्यापारी हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए छोटे छोटे, इन्होंने क्या बना लिया, काफिला। अब जहाँ भी जाएंगे ना ये पूरा काफिला जाएगा, पूरा जुट जाएगा जिसे हम बोलते हैं, है ना। देखिए, व्यापारियों को अनेक राज्य और जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। हम सभी को पता है कि भाई व्यापारी हैं तो उनको अपना सामान बेचने के लिए इधर से उधर घूमना पड़ेगा। अब जब घूमना पड़ेगा तो वो क्या करते थे, काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करना प्रेफर करते थे, और जिससे अपने हितों की रक्षा के लिए वे क्या करते थे, व्यापार संघ जिसे गिल्ड बनाते थे। ठीक है, नाउ दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और पर परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हमें मिले हैं जिसमें व्यापारी क्या करते थे, काफिला बनाकर और गिल्ट बनाकर जाते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो था मणिग्रामम और नाना देशी थे। सबसे प्रसिद्ध जो थे कौन, जो काफिला बनाकर और गिल्ड बनाकर चलते थे वो कौन थे, ग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापारी संघ बेसिकली क्या करते थे, प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है, मणिग्राम और नाना देशी आपसे पूछ सकते हैं कौन है ये लोग, काफिला बनाकर या फिर गिल्ड बनाकर अपने सामान को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ साथ भी अलग अलग दूर दूर व्यापार करने जाते थे। ठीक है, इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो क्या करते थे, आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए, मारवाड़ी और ओसवाल। ठीक है, गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। गुजराती व्यापारियों में ये लोग शामिल थे, हिंदू में जो बनिया होते हैं और मुसलमान में जो बोहरा होते हैं। ठीक है, दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी जैसे कि पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे ये लोग। कौन, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि बदले में बदले में क्या लेते थे ये लोग, अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। अपना सामान बेचते थे जो इनकी उपज होती थी, हिंदू बनिया, ठीक है, गुजराती व्यापारी, और वहाँ से क्या क्या, ये सोना, हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, ये सब लेकर आते थे ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े
इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे। कौन व्यापारी खरीदते थे? इतालवी व्यापारी, लाल सागर के बंदरगाह में जो बेचे जाते थे, ठीक है? और वहाँ से वे उन्हें यूरोपीय बाज़ार में पहुँचाते थे, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जैसे कि काली मिर्च, जायफल, सोंठ उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये उगाए जाते हैं। ये इनके लिए एक अच्छा मौसम होता है, ठीक है? काली मिर्च की उपज, दालचीनी की, जायफल और सोंठ की उष्णकटिबंधीय एरिया में ही ये अच्छी उपज कर सकते हैं, ठीक है? यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे ये। और भारतीय सूती कपड़ा भी बहुत ज़्यादा लुभावना था। ये यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाया। कौन? सूती कपड़ा और ये सारी चीज़ें। काले मिर्च जैसे मसाले हैं यहाँ के, दालचीनी है, जायफल है, सोंठ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? समय के साथ व्यापारी और नगर का रूप किस प्रकार बदला, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ओके? ये देख लिए काबुल, एक बार देख लिए। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि में महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। कौन? काबुल और कांधार किससे जुड़े थे? रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, ठीक है? साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। रेशम मार्ग से जुड़े थे, जो जहाँ से घोड़ों का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। और 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता है, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम जानी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पे लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ये काबुल के बारे में है, ठीक है? नगरों में शिल्प की अगर हम बात करें तो बीदर के शिल्पकार तांबा और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प के नाम ही, जैसे इस ये बीदर के शिल्पकार प्रसिद्ध थे तांबा और चांदी की कढ़ाई में, जड़ाई में, ठीक है? तो इसका नाम शिल्प जो था, है ना, उसका नाम बीदरी पड़ गया। इन्हीं के नाम पर बीदरी पड़ गया, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें विश्वकर्मा समुदाय और पांचाल, जिनमें कि कौन कौन लोग आते थे? सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। मंदिर के निर्माण के लिए कौन कौन थे? पांचाल और विश्वकर्मा, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय के थे, समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। कौन? सालियार और कैकोलार, ठीक है? ये बुनकर थे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, शाल की बॉर्डर है, ये शाल की बॉर्डर आप देख सकते हो, ठीक है? पीतल के इस मोम बत्ती दान पर काला आवरण, ये आप देख सकते हो, इसको, ये इमेज है, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, शहरों के बदलते हुए भाग। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्तु का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। कौन? भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद, ठीक है, रेशमी वस्त्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था पश्चिम बंगाल में, ठीक है? 1704 में क्या होता है? बंगाल की राजधानी बन गया, और लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। लेकिन फिर क्या हुआ? रेशमी कपड़े का तो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था, बट 1704 में जब बंगाल की राजधानी ये बन गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी शताब्दी में जो बुनकर इंग्लैंड के बुनकर की मिलों से बनकर कपड़ा आता था, सस्ते कपड़े आते थे, उसकी प्रतियोगिता में ये यहाँ का कपड़ा टिक नहीं सका, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। देखिए, हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर कहाँ स्थित है पूछा जाए तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है, और ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र बना। कौन? हम्पी नगर किसका केंद्र बना? विजयनगर साम्राज्य का। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? नाउ
हम्पी के शानदार खंडहर से यह पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी, अब उसके जो खंडहर मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय की किलेबंदी जो थी उच्च कोटि की थी। किलों की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूथा गया था। मतलब गारे चूने का प्रयोग नहीं किया गया था, शिलाखंडों को आपस में ही फंसाकर गूथ दिया गया था हम्पी के नगर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, किलाबंद नगर ये है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वहाँ के शाही भवनों, कहाँ के, हम्पी के भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। भव्य मेहराब और गुंबद थे कहाँ पे, हम्पी के नगरों में। ठीक है, हम्पी के भवनों में। ठीक है, वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल पक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए जाते थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थी जिनमें कमल और तोड़ा की आकृति, तो कमल और तोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम्पी के बाजार में मुस्लिम सौदागर, चोटियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारी के एजेंट का जमघट लगा रहता था। हम्पी के बाजार में, हम्पी की मार्केट में जो ज़्यादातर लोग थे वो मुस्लिम सौदागर थे और चेटिये थे, पुर्तगाली थे। ये सब लोग ज़्यादातर अपना सामान बेचते थे कहाँ, हम्पी के बाजार में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि मंदिर के बारे में, विरूपाक्ष जिसे शिव बोलते हैं, शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया जाता था। कहाँ, विरूपाक्ष शिव मंदिर में अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में इनके समक्ष, राजा और प्रजनों के समक्ष नृत्य हुआ करता था। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रहता है, ये आप देख सकते हैं, पत्थर का बना रहता है हम्पी के विट्ठल मंदिर का। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। हम्पी का विनाश कब हुआ, विजयनगर की जब इससे पराजय हो गई, विजयनगर से पराजित हो गया हम्पी, तब उसका विनाश हो गया। वाणिज्यिक केंद्र आप सभी को पता है ऐसा स्थान होता है जहाँ पे विभिन्न उत्पादन केंद्र से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता है, जहाँ पे एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे सेल और परचेज होता है। ठीक है, उसी को हम वाणिज्यिक केंद्र बोलते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, देखिए सूरत के बारे में है। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का केंद्र बन गया था। और सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार की मतलब यहीं से रवाना होते थे, इसलिए इसको प्रवेश द्वार बोल दिया। ठीक है, सूरत का सर्वदेशीय नगर, सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। यहाँ पे सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे सूरत में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाल, डच और अंग्रेज के कारखाने एवं मालगोदाम मिले। कहाँ पे, तो सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसत 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। मतलब इसके एक इम्पॉर्टेंट वर्णन किया गया है कि ऐसा देखा जा सकता है 100 जहाज एक साथ ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि हुंडी क्या है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती है और हुंडी को कहीं और प्रस्तुत करने पर जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। पहले के ज़माने में हुंडी चलती थी। ठीक है, कॉमर्स वाले जानते होंगे हुंडी के बारे में। सूरत के वस्त्र सूरत के वस्त्र भी जो थे वो उनमें सुनहरे गोटे लगे होते थे, किनारी और जरी के काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में के बाज़ार में भी उपलब्ध थे। अब सूरत के से जारी जो हुंडियाँ होती थी वो दूर दूर जैसे कि मिस्र में काहिरा, इराक में बसारा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में इनकी मान्यता थी। ठीक है, अब अगर बात करें
कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकों की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई में प्रतिस्पर्धा। 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आज सूरत क्या है? वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है। 17वीं शताब्दी में सूरत का पतन हो गया था। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। देखिए, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधि का केंद्र रहा था, जैसे कि हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। ठीक है। मसूलीपट्टनम का किला हालैंड वासियों ने बनवाया था। मसूलीपट्टनम की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि जब अगर बात करें तो हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब तक वह क्या था? आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। मसूलीपट्टनम का किला जो है हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। उसका किला जो है मसूलीपट्टनम का हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे नए नगर और व्यापारी, इसमें मैंने पॉइंट बनाए वो आप देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर का उदय हुआ। किसमें? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर का उदय हुआ, जो आज महान महानगर है, प्रमुख महानगर है। ठीक है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए थे, और जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स, ये याद रखिएगा, में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया था। 18वीं शताब्दी शिल्पकार और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब अगले वर्ष 8th क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ 8th क्लास की। ठीक है। ब्लैक टाउन्स आप याद रखिएगा, ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी, उन्हें इसमें सीमित कर दिया गया था ब्लैक टाउन्स में, और जो अंग्रेज गोरे शासक थे वो कहाँ रहते थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में रहते थे। ये इन्होंने एक वर्णन किया है। ठीक है। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इसकी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हो कैप ऑफ गुड होप। पहला भी हमने बताया नहीं था आपको, कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके ये भारत पहुंचा था। ठीक है। कौन? वास्को डिगामा की बात हो रही है। और अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में उसे, किसको? वास्को डिगामा को 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लग गया था। 1498 में वो कौन? वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। उसके अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया था। 1499 में वो लिस्बन लौट गया था। कौन? वास्को डिगामा। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। ठीक है। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए थे वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए थे, और इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी। इस इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करा। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और करके पश्चिम की यात्रा करने का निश्चय किया, और उसने ये भी सोचा था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। ठीक है। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में
वेस्ट इंडीज़ के तट पर वो पहुंचा था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों के पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। देखिए इस चैप्टर में फैक्ट्स जहाँ थे वो मैंने फैक्ट्स ही बताए हैं। जहाँ समझाने का होता है वहीं समझाया जा सकता है। सब कुछ लाइक समझाया नहीं भी जा सकता। जहाँ फैक्ट्स हैं तो वो किताब से ही बताया जाएगा, क्योंकि पूरी बुक मुझे रटी तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए राज राजेश्वर मंदिर राजा राजराज ने बनवाया था। और अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। और हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में क्या मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई थी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि कुछ है, आप राइट और रॉन्ग को देख सकते हो। ब्लैक टाउन्स हमने पढ़ा था अभी, है ना। तंजावुर नगर को जाल की आपूर्ति कैसे की जाती है, और ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। ठीक है, ये चैप्टर डिस्कस हो गया। जो जो था वो एक बार ओवरव्यू ले लिया। और इसके बाद आई गेस 8th और 9th चैप्टर जो है, 8th 9th 10th 7th भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं चैप्टर। तो मैं 8th 9th 10th आपको करा दूंगी, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के साथ जुड़िए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। ठीक है, मैं आपकी वीडियो ये 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ रात की। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।